जैसे कि हम सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, श्री इंद्रेश जी का शुभ आगमन हुआ है। मैं पीसीएमएसडी कॉलेज ऑफ वुमेन जालंधर की मैनेजिंग कमेटी, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं सभी डेलीगेट्स की तरफ से जो इस समय जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी आपका। मुझे पता है आपका शेड्यूल जो है वो बहुत ज्यादा बिजी रहता है, बहुत व्यस्त रहते हैं आप। उसके बावजूद भी आपने हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करी और हमें अपने बीच आने का मौका दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से हमेशा ही आपकी आभारी रहूंगी। जस्ट ए वर्ड अबाउट श्री इंद्रेश जी। श्री इंद्रेश कुमार जी भारत के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक हैं। आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शिक्षा ग्रहण करी। 1970 से आप राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े हुए हैं, यानी कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। मुस्लिम समाज आपको बेहद प्यार और सम्मान करता है, क्यों ना करे। आप उनके मार्गदर्शक हैं, हम सभी के मार्गदर्शक हैं। आप भारत तिब्बत सहयोग मंच से भी जुड़े हुए हैं। 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तब भूमिगत आंदोलन में आपकी भूमिका बड़ी सक्रिय रही थी, बड़ी एक्टिव पार्टिसिपेशन थी आपकी। आपने 2002 में आरएसएस संघ से मुसलमानों को जोड़ने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच नाम का संगठन किया। इस संगठन को आपने बनाया, उसको सींचा, और आप इस संघ के पदाधिकारी के माध्यम से महिलाओं के संदर्भ में आप क्या कहते हैं। आप मैं एक बार बेनती करती हूँ कि सब दर्शक जो भी जुड़े हुए हैं, महिला के बारे में श्री इंद्रेश जी का क्या कहना है वो थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। इंद्रेश जी कहते हैं कि महिलाएं जो हैं भारतीय संस्कृति की संवाहक हैं, रिप्रेजेंट करती हैं उनको। भारतीय सांस्कृतिक विरासत की बेटी, बहू और माँ के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती हैं। उनके सिग्नेचर हैं उसके ऊपर। उन्हें धर्म जाति में नहीं बांटा जा सकता। वो इतनी छोटी नहीं है कि उनको बांटा जा सके, उनको बांटना नामुमकिन है। जो लोग उनकी भूमिका को नगण्य मानते हैं, उनको इसकी महत्ता समझनी होगी। रसोई से लेकर देश और समाज को दिशा देने तक हर कहीं महिलाओं ने अपनी योग्यता क्षमता साबित की है। आपने ये वचन, ये बातें आपने कहाँ कही थी? वाराणसी के हुकुलगंज स्थित विशाल भारत संस्थान में एक सामाजिक इक्वलिटी और हार्मनी को लेके एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और उस आयोजन में इंद्रेश जी ने ये बात कही गई। हमारे वेदों में भी कहा जाता है, जहां नारी को स्वीकार किया जाता है, जहां नारी की इज्जत की जाती है, वह भगवान बसते हैं, और जो इंसान इज्जत करता है वो उसी का ही रूप है। आपने महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने पर बल देते हुए आपने कहा कि छुआछूत की भावना ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। आपने मैसेज भी दिया कि दलित एवं मुस्लिम महिलाएं जो हैं, उनको किसी भी जाति या धर्म में नहीं बांटा जा सकता। इस दौरान आपने और कौन से महत्वपूर्ण काम किए? आपने 3 तलाक पीड़ित और गैर सरकारी पेंशन प्लान के अंतर्गत मुस्लिम 11 मुस्लिम महिलाओं को पेंशन पासबुक दी। और यही नहीं, खाली आपका अहोभाव देखने लायक है कि आपने उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म से विस्थापित जो कश्मीरी पंडित थे, जो कश्मीरी लोग थे, उनका रिहेबिलिटेशन, और आपने रूरल कमेटीज की फॉर्मेशन करी, पूर्व सैनिकों के संगठन की आपने स्थापना करी, हिमालय परिवार की आपने स्थापना करी, समग्र राष्ट्रीय सुरक्षा मंच, भारत तिब्बत सहयोग मंच, मैं रिपीट कर रही हूं, राष्ट्रीय कवि संगम, अमरनाथ के यात्रियों के लिए आपने सरकार से भूमि दिलाने वाला आंदोलन का नेतृत्व भी किया। और आपकी भूमिका और आपकी लीडरशिप इतनी बढ़िया थी कि सरकार को मानना पड़ा। ब्रीफली
अगर मैं आपके बारे में, श्री इंद्रेश जी के बारे में कहना चाहूं तो मैं कहूंगी, नेक कामों में आप हमेशा अग्रसर रहते हैं, ऑलवेज। पुनीत जीवन का आदर्श रखने वाले हैं आप, सुव्यवस्थित हैं, मेथोडिकल हैं, सुदृढ़ विचारों वाले हैं, आप त्यागी हैं, आप ज्ञानी हैं एवं अखंड परंपरा वाले हैं। मेरे को एक चीज बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज का जो दिन है वो आम दिनों की तरह नहीं है। आज 137th बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है पूरे इंडिया में, पूरे हमारे नेशन में। आज हमारा पूरा देश विनायक दामोदर सावरकर की जयंती मना रहा है। अभी हाल ही में सुबह ही हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपने ट्वीट अकाउंट पर देशवासियों के सामने उन्होंने दामोदर के साहस और फियरलेसनेस का उदाहरण पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि उन्होंने, दामोदर जी जो हैं वो एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 की लड़ाई में इंडियंस की स्ट्रगल को अंग्रेजों के खिलाफ ओपनली, खुली स्टेज पर कहा कि पहली लड़ाई कहने की हिम्मत इन्होंने दिखाई। कुछ लोग करते तो हैं लेकिन कहने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने, दामोदर जी ना, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये हिम्मत करी कि ये पहली लड़ाई हमारी अंग्रेजों के खिलाफ है। और इसका असर जनता पर क्या पड़ा होगा ये तो वो जनता ही जानती है, हम तो कल्पना कर सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रही दामोदर जी की। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आज मन की बात में कहा कि ये मई का मंथ बड़ा ही खास है, हमारे लिए भी खास है। अभी बताऊंगी कैसे। ये क्यों खास है? ये महीना है मई का जब भारत देश के वीर जवानों ने अंग्रेजों को अपनी ताकत दिखाई थी। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा साथ में कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि दामोदर जी की जो साहस है, जो उनका हौसला है, जो उनका करेज है, जो उनकी बोल्डनेस है, जो उनकी ब्रेवरी है, इसको विद्रोह के नजरिए से देखा गया, लेकिन कहीं कभी छिपे नहीं है और छिपेगी कभी नहीं। दामोदर जी के बारे में एक शब्द कहूं, अभी मैंने वो बात नहीं खोली है कि हमारे लिए आज का दिन, मई का मंथ, जो पीएम मोदी जी ने कहा, मैं भी कहती हूँ, जोर से कहती हूँ, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी आपको बताऊंगी। मैं थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रख रही हूँ। दामोदर जी आज याद आ रहे हैं 137th बर्थडे के उपलक्ष्य में। भारत माता के महान सपूत, ओजस्वी वक्ता, प्रखर राष्ट्रवादी नेता एवं समर्पित समाज सुधारक, ऑलवेज सरेंडर, जो करना है समाज के लिए ही करना है। और पीएम मोदी जी ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने कहा सिर झुका के कि आज हम याद करते हैं उनकी ब्रेवरी को, कैसे उन्होंने जनता को मोटिवेट किया, कैसे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में खुद भी शामिल हुए और दूसरों को भी मोटिव किया। और खास तौर पे मोदी जी ने लिखा कि उनका सोशल रिफॉर्म जो सावरकर का मीनिंग हम देखें तो इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग इतना कुछ छिपा हुआ है कि उनकी शख्सियत रूबहू सामने दिखने लग जाती है। सावरकर का मीनिंग है सेक्रीफाइस, बलिदान की भावना, रेडिएंट, ब्रिलियंस, इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, इन सब का नाम है सावरकर, जिनका 137th आज बर्थडे है। तो मैं सिर झुका के हम सब उनको ट्रिब्यूट करते हैं कि सावरकर एक ग्रेट नेशनलिस्ट थे, ग्रेट थिंक थे, फ्रीडम थे, ग्रेट थे। जो उन्होंने किया शायद ही कोई कर सके। उनकी पेट्रियोटिज्म जो है, उनकी जो सेक्रिफिशियल स्पिरिट है, उसने एक या दो को इंस्पायर नहीं किया, थाउजेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस को उन्होंने इंस्पायर किया। और बड़ी जनता, बड़े लोग उनके पीछे आ गए, उनको उन्होंने अपनी लाइफ समर्पित कर दी उनके आगे। जैसे कहते हैं सच्चाई के आगे हर कोई झुक ही जाता है, तो इसी तरह का था। पर्सनैलिटी वो थी, सब जो आसपास के लोग थे उनकी पर्सनैलिटी से, उनकी ट्रूथफुलनेस से इतने प्रभावित हो गए और वो उनके आगे झुक गए। आज हम उनको सलाम करते हैं। उनकी 2 बुक्स हैं, मुझे पता है मैंने एक बात अभी छिपा के रखी हुई है, वो फिर अभी बाद में उसका जिक्र करती हूँ। जो
सावरकर जी ने 2 किताबें, मैं बड़ी प्रभावित हूं उनकी 2 किताबों से, और वो कौन सी हैं? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हिंदुत्व हु इज हिंदू। जो बात मैंने छिपाई है वो ये है कि जैसे पीएम मोदी जी ने कहा कि मई का मंथ हमारे लिए खास मंथ है, ऑर्डिनरी मंथ नहीं है ये हमारे लिए भी ऑर्डिनरी मंथ नहीं है। उसका कारण श्री इंद्रेश जी मई के महीने में दूसरी बार हमारे से जुड़े हैं। 9 मई को हमारा वैदिक नॉलेज के ऊपर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमने ऑर्गेनाइज करी, उसमें ये जुड़े, हमारे न्योते को स्वीकार किया, हमें इतना टाइम दिया, और आज दूसरी बार, महीना मई का ही है तो आज दूसरी बार ये हमारे बीच में है। मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारा अहोभाग्य कि आप लोग आपने हमें टाइम दिया, कृतार्थ कर दिया आपने। मैं हमेशा आपके ये आज मई का मंथ, जैसे कहते हैं ना रेड लेटर डे कोई होता है, खास कोई दिन होता है, तो मई का मंथ हमारे लिए रेड लेटर मंथ की तरह हो गया, क्योंकि इस तरह की शख्सियत जो है हमारे बीच में जुड़ी है। जब भी इनसे फोन पर बात करने का मुझे अवसर प्रदान हुआ है, आप हमेशा इतने कूल माइंड से, और आपको ऐसे ही बात करते लगता है कि as if he has nothing else in his mind except he's talking with the person who has dialed his number। तो इस तरह का बैलेंस्ड माइंड और इनके जो विचारधारा है इतनी अच्छी है। मैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूँ, बहुत ज्यादा इनकरेज फील करती हूँ और बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड फील करती हूँ। और मेरी इच्छा है कि आप इसी तरह जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आप काइंडली मोटिवेट करें। उन आपकी जो भी आप कहेंगे, आपका एक एक शब्द, आपका एक एक सेंटेंस जो है वो हमें जो है वो इंस्पायर करेगा। श्री इंद्रेश जी। नमस्कार सर मैं 2 मिनट की एक छोटी सी वीडियो है सावरकर जी को ट्रिब्यूट के तौर पे दिखा सकता हूँ। छोटी सी है, बस 2 मिनट की वीडियो है सर, अगर आप आज्ञा दें तो। ये तो आयोजक तय करेंगे। नहीं सर, आपका मुझे लगता है इनको अच्छा लगेगा, वो इनको वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि आज मौका है 137th बर्थडे है, तो उस उपलक्ष्य में हम दिखाना चाहते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। पक्का दिखाइए। डॉक्टर जय सिंह आप। माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला, तलमड़ाती हुई आत्मा, सावरकर माने तितीक्षा, सावरकर माने तीखापन, सावरकर मणजे तिखट। कैसा बहुरंगी व्यक्तित्व! सावरकर में ऊंचाई भी थी और गहराई भी थी, मगर उन्होंने यथार्थ की धरती से कभी नाता नहीं तोड़ा। प्रखर राष्ट्रवाद, समझौता न करने वाला राष्ट्रवाद, जीवन का क्षण क्षण और शरीर का कण कण मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए समर्पण कर देने वाला राष्ट्र प्रेम। सावरकर जी एक पर्वत की तरह, हम लोग तो एक बिंदु हैं, सावरकर सिंधु की तरह। मगर कण में भी, बिंदु में भी वही गुण है, वही क्षमता है। सावरकर जी को हम समझने का प्रयत्न करें। सावरकर जी की विचारधारा का विश्लेषण करें। सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें और सावरकर के संदेश को घर घर तक
व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो फिल्म चल रही थी। हाँ जी सर। अब सर आपको हम हैंडओवर करते हैं सेशन। आशीर्वाद दीजिए सर। एसडी कॉलेज फॉर वोमेन जालंधर, उसके नेतृत्व में आयोजित आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से जो शिक्षा और शिक्षा संस्थान से जुड़े बहनें और भाई हैं, कुछ हो सकता है अभी शिक्षा ले रहे हों, कुछ शिक्षा पूरी करके व्यावसायिक शिक्षा अध्यापन का काम कर रहे होंगे। आप सब उपस्थित भाई और बहनों का मैं अभिनंदन करता हूं। सावरकर जी के जीवन पर जो कथन दिया गया, उसके लिए भारत के विश्वविख्यात कवि हृदय और भारत की जनता के हृदय सम्राट और लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल जी की कविता और शब्दों से हुआ, तो इसलिए सावरकर जी का गुणगान और अटल जी का दर्शन और शब्द, यह भी सुनने का सौभाग्य बना। इसलिए आयोजकों को बहुत 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 बधाई है। आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। दो चार बातें उस विषय में कहते हुए आगे बढ़ता जाऊंगा। लगभग पिछले 1000-1500 वर्ष में हर 100 वर्ष कोई ना कोई पूरे विश्व को महामारी घेरती रही है, और इस महामारी का प्रचंड आक्रमण पूरी विश्व के अंदर होगा। नाना प्रकार से इसकी सूचनाएं वैज्ञानिक लोग, ज्योतिषी लोग, समय काल को जो अध्ययन कर लेते थे वो लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे। जो कुछ विचित्रताएं हैं और विशेषताएं हैं, कोरोना महामारी का वायरस ये नेचर से जन्मा नहीं है, ये मानव मस्तिष्क से उपजा है। चीन, उसकी एक विज्ञानशाला वुहान, चीनी वैज्ञानिक, चीनी कूटनीतिज्ञ और अमेरिका के द्वारा कुछ ब्रह्मांड में अनपेक्षित कर सकेंगे, इसके लिए इसका फंडिंग, परंतु कहां जाकर इक्वेशन बदल गई। बहुत दिनों तक प्रयोग होते होते अकस्मात यह वायरस वैज्ञानिकों के हाथ से फिसल गया, और इसलिए ये अधमरा वायरस है, आधा मृत है, आधा जीवंत है। प्राय ऐसा वायरस भूतकाल के अंदर कभी दिखाई नहीं देता है। समय समय पर वायरस तो एड का भी आया, फ्लू का भी आया, टीबी का भी आया,
प्लेग, हैजा, मलेरिया के भी आए। इसी तरह से कैंसर, हेल्थ को लेकर भी आए, अभी ये भी आया। ऐसे बहुत तरह के वायरस एक इफेक्टिविटी लेकर आए, खत्म हुए, और आज भी कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में दिख पड़ते हैं। परंतु ये वायरस अधमरा है, मनुष्य का बनाया हुआ है, पूरे विश्व में फैला। और सबसे बड़ी विचित्रता आई कि जितनी विकसित सभ्यताएं थी, प्रगति की ओर तेज गति से बढ़ती हुई, आर्थिक दृष्टि से संपन्न, उनकी आर्थिक दृष्टि की संपन्नता में जो भी जीवन मूल्य बने वही जीवन मूल्य मान लिए गए विकसित सभ्यता के। वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, इटली हो, ईरान हो, अरब हो, स्पेन, फ्रांस हो, चीन, रूस हो, जापान हो, ये वायरस जो बड़ी बड़ी सभ्यताओं से टकराया तो सब में हाहाकार मचा, और सारी दुनिया इसकी पकड़ में, चपेट में आ चुकी है, भारत भी है। भारत में इसका नियंत्रण करने के लिए कुछ कदम उठाए गए। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने, बुद्धिजीवियों ने एक महान कार्य किया। वायरस पर नियंत्रण करते करते अकस्मात तबलीगी फैक्टर जुड़ा, जिसने वायरस को नियंत्रण से निकालकर भारत के अंदर जगह जगह पर पहुंचा दिया, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे इस्लाम और मुसलमान भी शर्मसार और दागदार हुआ। बहुत अच्छे लोग आगे बढ़े जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश की। अब जो भी सारी स्थिति है उसके कुछ मूल्यांकन आप सबके भी ध्यान में आने चाहिए। पहली बात, इस अधमरा वायरस का जो प्रकोप बना है, संक्रमण हुआ है दुनिया में, 80% से अधिक मांसाहारी लोगों पर हुआ है। यानी मांसाहार ने सिद्ध कर दिया है कि आदमी की इम्यूनिटी स्ट्रेंथ कमजोर होती है, मांसाहार से अधिक बढ़ती नहीं है। और उसमें भी जो थोड़े से अधिक जहरीले जानवरों का मांसाहार करते थे, उनके अंदर ये वायरस तेज गति से गया है। शाकाहार में भी वायरस उन पर हमलावर हुआ जिनकी असंतुलित फूड हैबिट्स है। आइसक्रीम खाएंगे तो गरम गुलाब जामुन डाल लेंगे, गरम भोजन करेंगे, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक पी लेंगे, या बहुत अधिक अचार, चटनी, स्पाइसेस, मसाले के साथ और चिकनाई भरा खाना। दूसरे नंबर पर शाकाहार में उनको संक्रमण हुआ है। इसलिए आज पूरे विश्व के सामने फूड हैबिट्स मीन्स हैबिट्स ऑफ ए मैन दैट मेक्स द मैन, इसको लेकर एक चर्चा चल पड़ी है। दूसरी बात जो एक और है, जितनी भी विकसित सभ्यताएं थी वो या तो भोगवाद, आर्थिक आधार पर थी, विस्तारवादी थी, अधिनायकवादी थी, शायद मानवीय तत्व उनके कमजोर थे, और इसलिए अर्थ प्रधानता के कारण क्राइम, करप्शन, डिसऑनेस्टी तेज गति से दुनिया में बढ़ी, और एक लाइन रेखांकित हुई। और वह रेखा कौन सी थी?
ईमानदार आदमी जी नहीं सकता है और अच्छा आदमी जीत नहीं सकता है। ये बड़ी दुखद रेखाएं हैं जो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं विकसित सभ्यताओं के ऊपर, जबकि जन्मना तो ये चाहिए था कि ईमानदार जीतता है और सरल आदमी ईमानदार ही प्रगति करता है, परंतु हो उल्टा गया और इसलिए भोगवाद पर निर्धारित जितनी सभ्यताएं थी वो सरवाइव नहीं कर सकी। भारत तो अभी अविकसित विकसनशील देशों में खड़ा था। भारत की 82% से अधिक जनसंख्या यह गांव में, पहाड़ों में और वनों में रहती है, ग्रामीण, पर्वतीय और जनजातीय है। भूगोल भी भारत का 85% इस समाज के पास है और इसलिए भारत की कुल जनसंख्या का 95 करोड़ से अधिक है। इसमें कोरोना महामारी 5-10 लाख में भी एक केस नहीं अभी तक इस स्थिति में है। जब इसकी जानकारियां एकत्रित हुई तो पता लगा यह सारा समाज श्रम आधारित जीवन शैली का है। दूसरा, अल्प संतोषी है। डिसऑनेस्टी मिनिमम से मिनिमम है, भ्रष्टाचार भी मिनिमम से मिनिमम है, क्राइम रेट भी बहुत कम है। और तीसरी बात मिली कि यह ईश्वर विश्वासी है और इस विश्वास के कारण गलत दिशा में कम बढ़ता है। अब विकसित सभ्यताएं या प्रतिरोधक क्षमता किस समाज की अधिक होगी, यह एक नया प्रश्न कोरोना महामारी ने दुनिया के सामने छोड़ दिया है। के अंदर विकसित सभ्यताओं के देशों का डेथ रेट साधारणतया 7-8% से लेकर 15-16% के बीच में है। भारत में ये 3-3.5%। रिकवरी रेट भारत का 42% से अधिक है। बाकी दुनिया की बड़ी सभ्यताओं का रिकवरी रेट 18, 20, 22, 24, कहीं 8-10% है। कुल मिलाकर अभी तक दुनिया के अंदर कोई भी देश इसकी दवा की जानकारी नहीं ले सका। भारत पहला देश है जिसने पीपीई किट, परफेक्ट किट का निर्माण किया। स्वैब जो वायरस को डील करने वाली ट्यूब है उसको किया। तरह तरह के वायरस की वैक्सीन्स और प्लाज्मा को एक दूसरे पर अनुभव करते हुए इसके लिए दवाई निकाली। सस्ता और ड्यूरेबल मास्क कपड़े का बना हुआ इसका भी जन्म हुआ, जो भारत के प्रधानमंत्री के एक वाक्य से कि अपने अंगोछे, रुमाल, टॉवल को भी आप मास्क बना सकते हैं, और इसलिए घर घर में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ। दुनिया में जिन्होंने भी ये बनाया उन्होंने व्यापार किया। भारत ने किट का, सैब का, दवाई का और मास्क का बिजनेस नहीं किया। आपद धर्म मानकर, मानवीय जीवन मूल्य मानकर इन चीजों को कमाई से बाहर निकालकर सेवा में, सद्भाव में, करुणा में, मैत्री में बदलकर यह भारत में और विश्व में दिया। इसलिए भारतीय जीवन मूल्यों के आधार पर विश्व सोचने के लिए मजबूर है और डिबेट चली है
ये विकसित सभ्यताएं, शिक्षित सभ्यताएं, शक्तिशाली सभ्यताएं, संपन्न सभ्यताएं क्या सचमुच में दे आर द रियल मॉडल ऑफ द सिविलाइजेशन, या वह एक बहुत बड़ा आडंबर था जो कोरोना महामारी में टिक नहीं सका है। इसलिए विश्व में एक नए प्रवाह का जन्म हो गया है। या विकसित सभ्यताएं, उसके मापदंड कौन से होने चाहिए। दूसरा ये भी चल पड़ी है, मानवीय जीवन मूल्यों का आधार मैं, मेरा परिवार और मेरा सुख और मेरी तरक्की, यही केंद्र बिंदु है, या मैं, मेरा समाज, मेरा देश और फिर विश्व, ये उसके आधार बिंदु है। अगर दुनिया के देशों में से कन्फ्लिक्ट्स निकालने हैं तो भारत ने जो सीढ़ी दी थी, मैं मेरे परिवार में, वो जन्मेगा। और इसलिए जब पहला कदम बढ़ाएगा तो समाज की तरफ, दूसरा कदम बढ़ाएगा तो देश की तरफ, और उसकी आखिरी सीढ़ी होगी विश्व, मानवता। और इसलिए इस प्रकार से वो बढ़ेगा। इसलिए अपने यहाँ पर हम देश को भूमि नहीं कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं। महिला को नारी नहीं कहते हैं, माँ, बेटी, बहन कहते हैं। माँ और मातृभूमि का सौदा समझौता नहीं होता है, बल्कि बलिदान और संघर्ष होते हैं। और इस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत, आत्मसमर्थ भारत, संस्कारों से योग्य युक्त भारत, इसकी तरफ विश्व देखेगा और देख रहा है कि अब भारत का नेतृत्व विश्व में स्वाभाविक रूप से आगे आएगा। अध्यापकों के नाते हमें इस पर वर्कशॉप करना और इसके बहुआयामी चीजों की चर्चा करके आगे लाना, और बच्चे में मैं और मेरा स्वार्थ, मैं, मेरी पढ़ाई और पैकेज, इस छोटी सी स्वार्थी दुनिया से निकालकर उसको एक समग्र दुनिया के अंदर लेकर जाना है। तो इस प्रकार से हमें बच्चे को भी संस्कार देने में कंजूस नहीं होना और कमजोर नहीं होना है। इसलिए शिक्षकों पर, माता पिता पर एक बड़ा भारी दायित्व आ पड़ा है कि 21वीं सदी के भारत को केवल बौद्धिक रूप में नहीं, शिक्षा के रूप में नहीं, आचरण के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में प्रकट करना है। आज हम सब यहाँ एकत्रित हैं तो कुछ बातें इस समय पर जरूर कहूंगा, क्योंकि आने वाले कल में यह एक सत्य है जो प्रतीक्षा कर रहा है। हम चाहेंगे तो, नहीं चाहेंगे तो भी भारत को आत्मसमर्थ सशक्त भारत, आत्मनिर्भर भारत और सभ्य संस्कार युक्त भारत की तरफ कदम बढ़ाना होगा। दुनिया इसकी राह देख रही है और इसके छोटे छोटे संकेत भी हो गए जो बहुत विशाल है। अपना बनाओ, अपने का उपयोग करो, उसका गुण गाओ और उसी को मार्केट के अंदर जगह दो, यानी बेचो। इसलिए नए लघु उद्योग, नए सूक्ष्म व्यापार, माध्यमिक व्यापार, घरेलू उद्योग, श्रम केंद्रित व्यापार और उद्योग, ये एक नई कल्पना, नया प्रकार खड़ा होगा, जिसके कारण 3.5-4 करोड़ जो पलायन करता है रोजगार के कारण, जो पिछड़ा रह जाता है, गरीब है, बेकारी में है,
शिक्षा नहीं ले पाता है, संस्कार से परे हो जाता है, व्यसनों अपराध में चला जाता है। इसलिए गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और पलायन, इन सब से मुक्त भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत होना बहुत जरूरी है। हमारी चीज दुनिया के अंदर अच्छा उत्पाद है, केवल दिखावे से नहीं, कीमत से नहीं। दूसरा एक मापदंड जो मैं कहता हूं, अच्छी शिक्षा सस्ती क्यों नहीं होनी चाहिए, अच्छा उपचार महंगाई क्यों, सस्ता क्यों नहीं होना चाहिए, शीघ्र न्याय सस्ता क्यों नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं जल्दी मिलना चाहिए। और इसलिए अच्छा रोजगार वह गुण पर क्यों नहीं मिलना चाहिए। इसलिए आज अच्छा स्वास्थ्य, सस्ता स्वास्थ्य, अच्छी और उत्तम शिक्षा, सस्ती शिक्षा, अच्छा न्याय, शीघ्र न्याय, सस्ता न्याय, ठीक रोजगार श्रम से मिलना। नहीं तो आज ये हो गया है, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, ठीक न्याय चाहिए, सब महंगा 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 महंगा, शोषण युक्त व्यवस्था बन गई। ना कि वो करुणा, मैत्री, सद्भाव, सेवा, गुणात्मक व्यवस्था रही। और इसलिए ऐसी शोषण से मुक्त समाज जीवन यह प्रतीक्षारत है, जिसको मुझे और आपको डिलीवर करने के लिए तैयार करना पड़ेगा स्वयं को, और समाज को भी तैयार करने के लिए कार्य करना होगा, संस्कार भी देना होगा, सोच भी उसी की उसी प्रकार से ढालनी होगी। मैं ये कहा करता हूं, जब ग्रीड्स नीड्स में बदल जाती हैं तो करप्शन, क्राइम और डिसऑनेस्टी जन्म लेती है। और जब नीड्स में ही रहती हैं तब जाकर एक ऑनेस्ट समाज जन्म लेता है, श्रमशील समाज जन्म लेता है, उसमें करुणा, मैत्री और सद्भाव होता है। इसलिए नेवर द ग्रीड शुड बी कन्वर्टेड इनटू नीड्स। और नीड्स को ग्रीड्स नहीं बनाना चाहिए, ये हर एक का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है, जो सबने सबको देना चाहिए। जब हमारी इच्छा ग्रीड को नीड में बदल लेंगे तो फिर हम डिसऑनेस्टी, करप्शन और क्राइम को कभी रोक नहीं सकते। आज पूरे विश्व के अंदर यही दृश्य दिखाई देता है। तो ये समझना और समझाना, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा, कोई पिछड़ेगा नहीं, सब एक साथ चलते हुए दिखाई देंगे, सब समान रूप से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आज पूरा विश्व एक नए मोड़ की तरफ तेज गति से बढ़ रहा है, और इसका प्रैक्टिकल भी कैसा है। जब भी कोई महामारी, बीमारी और संकट आता है, उसकी एक बड़ा आवश्यकता होती है, ह्यूमंस मस्ट बी कंसोल्ड। मनुष्यों को धैर्य मिलना चाहिए, साहस मिलना चाहिए, सुकून मिलना चाहिए। विश्व का कोई भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं है जो विश्व को दिलासा दे सके, साहस दे सके, केवल भारत और भारत के प्रधानमंत्री। प्राय अपने देश में भी सबको साथ लेकर संभाल कर चलने का साहस नहीं रहा नेताओं में। भारत का नेतृत्व, चाहे आलोचक हो चाहे समर्थक हो, सबको कंसोल करते हुए और इस महामारी से जूझने के मार्ग लेते हुए आगे बढ़ रहा है।
और इसलिए विश्व के अंदर दिलासा देना, उनमें साहस लाना, धैर्य भरना और संकल्प कोरोना से मुक्त भारत और विश्व को बनाएंगे, ये विश्वास पैदा कर। एक और बात भी है, जब चुनौती आती है तो उस चुनौती के विरुद्ध काम करने वाली एक सशक्त समाज भी चाहिए। और इसलिए भारत के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी योद्धाओं की फौज और फिर समाज ने भी खड़ी की। स्वास्थ्य योद्धा, स्वच्छता योद्धा, सुरक्षा योद्धा, मेडिकल, पैरामेडिकल, नॉन मेडिकल, सफाई वाले, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये एक बड़ी योद्धाओं की सेना खड़ी की गई। और आप सब, हम सब समाज सेवी योद्धा बनकर आगे बढ़े। हमने घर घर के अंदर मास्क बनाए और वितरित किए, राशन दिया, धन दिया, भोजन दिया, पैकेट्स बनाए, किट्स बनाई और वितरित किया कि भूख से किसी की मौत ना हो। नहीं तो महामारी के साथ साथ भूखमरी फैलकर लाखों लाख मौत के मुंह में जा सकते थे, उनको बचा लिया। इसलिए समाज ने स्व जागृत करके एक समाज सेवी योद्धा, मैं यहाँ बैठे हुए इस सेमिनार में सब बहनों और बेटियों और भाइयों को कह सकता हूँ कि आप सब इस महामारी के विरुद्ध समाज सेवी योद्धा हैं, जिन्होंने सब रिस्क लेकर इस महामारी के विरुद्ध समाज को संबल देना, रोटी देना, दवा देना, मास्क देना, ये सब कार्य किए हैं। और सरकार ने उसके विरुद्ध एक बहुत बड़ी योद्धाओं की सेना खड़ी की, जिसके कारण उन्होंने रिस्क लिए, कोरोना से ग्रसित हुए, संक्रमित हुए, परंतु हारे नहीं। जैसे एक एक इंच भूमि के लिए सीमा पर सैनिक लड़ता है, आतंकवाद से मुक्ति के लिए अपनी बलिदान देता है, ऐसे ही यह स्वास्थ्य योद्धा, स्वच्छता योद्धा, सुरक्षा योद्धा और चौथे समाज सेवी योद्धाओं की लाखों लाख की फौज खड़ी हो गई करोड़ों को संभालने के लिए। इनका सम्मान और इनके मन के अंदर जो भाव जागृत हुए, इस महामारी से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ा सुरक्षा तंत्र बन गया, उपचार तंत्र बन गया। इसी के साथ साथ आप देखेंगे एक और विशेषता भी आई। संकल्प, कोरोना को भगाएंगे, हराएंगे, मिटाएंगे, भारत को बनाएंगे, विश्व को बचाएंगे, यह एक आत्मविश्वास, ताली थाली, घंटी, शंखनाद करके दिए जलाकर। वायरस की दुनिया के अंदर नेचर में एक विचित्रता है। वायरस हमेशा अंधेरे में और गंदगी में फलता फूलता है। प्रकाश हो तो उसके प्रकाश की अग्नि तरंग और प्रकाश की प्रकाश तरंगों से वो भयभीत होकर मरता है। इसी प्रकार से ध्वनि तरंगों की गूंज से भी वायरस मरता है। और इसलिए ध्वनि तरंगों का और प्रकाश तरंगों के प्रयोग ने एकजुटता भी लाई, वायरस को ठिकाने भी लगाया। और एक सुरक्षा कवच चाहिए होता है, जहां दवा चाहिए होती है वहां सुरक्षा कवच भी सावधानी और सतर्कता का लगता है। इसलिए लॉकडाउन यह एक बड़ा सुरक्षा कवच बना। बाहर मौत है, घर में जिंदगी है। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। ये बड़े रामबाण रास्ते हैं इस महामारी से निपटने के लिए और समाज के स्वस्थ चिंतन के लिए और आचरण के लिए। और इस प्रकार से भारत ने, भारतीयों के रूप में, भारतीयता ने विश्व का मार्गदर्शन किया और एक सेल्फलेस होकर आगे बढ़े। अभी तो 3-4 महीने यह महामारी भारत में और विश्व में हाहाकार मचाएगी। आर्थिक मंदी के भी दौर आएंगे। आर्थिक मंदी के दौर के अंदर
समाज लूट खसूट में और अराजकता में नहीं चला जाए। इसलिए शिक्षक को अपने घर में, अपने शिक्षा संस्थान में, अपने गली मोहल्ले समाज के अंदर हम अराजकता की ओर हमें ना कोई लेकर जाए। कभी कभी कुछ राजनीतिक स्वार्थों में राजनीतिक दल सत्ता दल से अपनी खुन्नस निकालने के लिए अराजकता का मार्ग लेता है, जिसको कहेंगे हम कि वह शैतान वृत्ति का, राक्षसी वृत्ति का हो जाता है। केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को रखता है, समाज को, देश को और मानवता को भूल जाता है, प्रलाप करता है परंतु गलत दिशा में करता है। इसलिए अराजकता ना आए, इसका भी ध्यान रखना होगा। अराजकता के नियंत्रण में कुछ मूल आवश्यकता होती है, वो पूरी करनी पड़ती है, और कुछ मूल स्वभाव के अंदर धैर्य, साहस, हिम्मत लाना पड़ता है, जिसके कारण वह अराजकता से मुक्त समाज समस्याओं का समाधान करके आगे बढ़ता है। इसलिए सेमिनार करने चाहिए ऐसे समय में, अराजकताएं ना बने। अराजकताओं को कैसे बढ़ने से हम रोकेंगे, इस दृष्टि से भी चिंतन करना चाहिए और कार्य करना चाहिए, और इसके ऊपर अच्छे वेबिनार करना और अच्छे लेख तैयार करना, जिससे समाज को आप सब लोग मिलकर रास्ता दिखाने वाले बन सके। जब समाज को दिखाएंगे तो स्वयं को भी दिखेगा, परिवार को भी दिखेगा, अपनों को भी दिखेगा, और बाकियों को भी दिखने का रास्ता खुल जाएगा। इसलिए इसको भी करना चाहिए, क्योंकि इस 2.5 महीने ने मेरे और आपके अंदर एक धैर्य को तो जन्म दिया है कि हम रोज का जो पेट्रोल व्यय करते थे, जो हम प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास की बहुत बड़ी खरीदारी करते थे, विलासतापूर्ण खाने पीने के लिए घूमते थे, हमने नहीं किए तो ना स्टेटस में संकट आया है, ना ही हमें कोई और टेंशन आई है। इसका अर्थ है सीमित उपभोग से सुखी जीवन जिया जा सकता है। इसलिए हम पेट्रोल व्यय को और जो इधर उधर का विलासतापूर्ण खरीदारी और खान पान करते हैं, उससे स्वयं बच सकते हैं और समाज को बचा सकते हैं। और इसलिए महंगी जिंदगी पर, करप्शन वाली जिंदगी पर भी और एक नियंत्रण लाने का रास्ता खुल जाएगा, और उसके अंदर से एक स्वदेश का स्वाभिमान भी जागेगा, विदेशी चीजों के प्रति का मोह भी खत्म होगा। भारत का माल दुनिया में श्रेष्ठतम माल है, यह जाएगा ताकि लोग दुनिया हमारा माल खरीदे और भारत वैभव संपन्न बने। इसलिए विदेशी माल के प्रति मोह नहीं, अपने माल के प्रति भावना आएगी तो उसका परिणाम अच्छा होगा। अभी चीन ने सीमाओं पर छेड़छाड़ की, कोरोना महामारी के अंदर उसने पूरे विश्व को कोरोना महामारी की चपेट में लपेटा है। उस सब के बावजूद भी वह हमारी सीमाओं से छेड़छाड़ करते हुए हिमालय पर, कहीं भूटान के भूभाग पर, कहीं नेपाल के भूभाग पर भी कब्जा करने की कोशिशें कर रहा है, और भारत के भी। इधर पाकिस्तान भी आतंक के रूप में और सीमाओं पर गोलाबारी करके करता है। उसने रमजान को भी अपवित्र कर दिया, और कोरोना महामारी के अंदर मानवता की बजाय दानवता का दृश्य इन दो पड़ोसियों ने किया है। हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे इनको सद्बुद्धि आए, परंतु ऐसे समय के अंदर भारतीय सैनिकों ने जख्मी होकर भी सुरक्षा दी, और बलिदान के द्वारा भी एक अखंड और सुरक्षित भारत को दिया है। इसलिए मैं आपको कुछ अपील भी रोज के जीवन के लिए करूंगा। प्रतिदिन अपने परिवार के अंदर सुबह एक बार सबने मिलकर जो भी देश की एकता और अखंडता के लिए
अंदर और बाहर बलिदान हुए हैं उनको सैल्यूट करना, और जो जख्मी हुए हैं उनको भी स्मरण करके हिम्मत और हौसला देना, यह प्रतिदिन का एक कर्तव्य है। दिनचर्या का ऐसा अवसर बनना चाहिए कि बाकी सबसे समझौता हो सकता है पर इससे नहीं होगा। वी सैल्यूट टू द मार्टियर्स, हम बलिदानियों को प्रणाम करते हैं जिनके कारण आज हम स्वतंत्रता से जिंदगी जी रहे हैं, सम्मान पूर्वक भोग कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और उन्हीं के संघर्ष से भारत की एकता और अखंडता है। इसलिए एवरी डे सैल्यूट द मार्टियर्स एंड द वॉरियर्स। दूसरी बात और भी एक कहूंगा, वो ये कि अपना एक एक इंच भारत सुरक्षित रहे। हम प्रतिदिन भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे, मृत्यु हो अखंड भारत। कैलाश मानसरोवर हमसे पराया है, वो ना रहे। कभी लाहौर अपना था, नहीं है। पाकिस्तान ने उसको 4-5 हिस्सों में तोड़ने की नियति बना दी है, पर जो हमारा है वो हमारा होना चाहिए। इसलिए भारत सरकार ने ऐसे समय के अंदर मौसम विभाग से एक समाचार भी दिया, जब जम्मू कश्मीर लद्दाख का मौसम तापमान बताएंगे तो गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद वजीरिस्तान का भी बताएंगे। इसके लिए हम भारत सरकार को बधाई भी देते हैं कि एक समर्थ और सशक्त भारत को भी भारत सरकार बनाने में पूरी तरह से सक्षम है, आगे बढ़ रही है। भरोसा है कि हमारी एक एक इंच भूमि और हर व्यक्ति का एक एक जीवन, ये भारत सरकार के, सेना के और नेतृत्व में हम सुरक्षित हैं और सम्मानित हैं। ऐसा भारत का उदीयमान होना, पर हमने भी छोटे छोटे संकल्पों के साथ जीना। एक बात और कहूंगा, जब नर्क स्वर्ग के संसार से आत्मा चलती है, क्योंकि वहां मानव रूप नहीं होते हैं, आत्मा रूप होते हैं, और इस संसार में मानव रूप होते हैं, आत्मा रूप नहीं होते हैं, तो वह नारी की कोख में आत्मा बैठती है। कुछ वक्त के बाद मानव रूप में प्रकट होती है। अगर नारी नहीं तो ये संसार संभव ही नहीं है। ईश्वर स्वयं कहता है कि मैं नारी की कोख और गोद से ही आता हूं। तो फिर भ्रूण हत्या, बलात्कार, उसको दहेज के अंदर खरीदा बेचा जाना, सौतेला मानना, दोयम मानना, ये सब पाप हैं, अपराध हैं और अधर्म है। इसलिए जेंडर भेद से मुक्त अपने शरीर मन बुद्धि को हम करेंगे और घर घर में ये संदेश देंगे और वैसा बनाएंगे। इसलिए संकल्प करना, मैंने अपने प्रयत्नों से 1000 परिवार जेंडर भेदभाव से मुक्त कर दिए हैं। अब वो बेटा बेटी को समान ही नहीं मानते हैं। बेटी आती है तो खुशियां भी मनती हैं, मिठाई भी बटती है, ढोल भी बजता है, और इस प्रकार से होना चाहिए। बाकी कुछ बहन ने शुरू में बातें कही थी, वो आप सब इसका एलोब्रेशन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इसलिए भारत में ने दुनिया को यह बताया कि महिला पुरुष स्पर्धा नहीं है, पूरकता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोनों से ही पूरकता परिवार की, समाज की, देश की और दुनिया की बनती है। स्पर्धा से तनाव, हिंसा, भेदभाव जन्म लेते हैं। पूरकता से सहयोग, प्रेम, यह सद्भाव, यह जन्म लेता है। इसी प्रकार से भारत अनेक धर्मों का और दुनिया भी अनेक धर्मों की। धर्मांधता यानी धर्म की कट्टरता और धर्मांतरण, ये अमानवीय और अनीश्वरीय है। इसलिए भारत ने वसुदेव कुटुंबकम कहा, तो जिसका अर्थ है सब अपने अपने धर्म से चलेंगे, दूसरे के धर्म का सम्मान करेंगे। धर्मांधता की कट्टरता नहीं और धर्मांतरण नहीं, यह अनीश्वरीय और अमानवीय है। इसलिए धर्मों का सम्मान, इस रूप के अंदर हम सब और भारत हैं, भारतीय हैं, और हमारा जीवन दर्शन भारतीयता है। हम सब हिंद हैं,
हिंदू है, हिंदुत्व है, हम सब इंडिया है, इंडियन है, इंडियननेस है। तो ऐसे चाहे अभी से शुरू हुआ नाम है, चाहे लाखों लाख वर्ष पुराना है, उसको समझना होगा। इसलिए धर्मांधता नहीं, धर्मांतरण नहीं, धर्मों का सम्मान और अपने पर चलते हुए यह जरूरी है। इसी के साथ साथ किसी को अछूत मानना, इससे बड़ा अधर्म, पाप और अपराध नहीं है। सब भगवान के यहाँ से आत्मा के रूप में है, मानव के रूप में यहाँ जन्मे। इसलिए किसी भी जन्म से किसी की जाति मानकर उसको अछूत मानना और किसी को बड़ा अगड़ा मानना, यह एक ऐसा वायरस है बौद्धिक जगत का, सामाजिक जगत का, जो विकास को टुकड़े टुकड़े करता है, भाईचारे को तोड़ता है, जो रोड़े अटकाता है। इसलिए मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर से और छुआछूत रूपी कैंसर से मुक्त होने का संकल्प करना और सबके मन में लाना। इसलिए जन्मना जाति मानना अपराध है और जन्मना सब एक ईश्वर से एक संतान है, एक मानना, यही धर्म है, यही पुण्य है। और इस प्रकार से छुआछूत से, हिंसा से, धर्मांधता और धर्मांतरण से और जेंडर भेद से मुक्त होना और लोगों को मुक्त करना। जहां गरीबी है, भूखमरी है, वहां अपनी भी भूख को और जरूरत को कम करके उसकी मदद करना, इसको परमार्थ कहा गया, जो मोक्ष है। इसलिए भारत स्वार्थ और निस्वार्थ की सीढ़ियों पर नहीं चला है। पश्चिम स्वार्थ से निस्वार्थ की तरफ गया, हम स्वार्थ से निस्वार्थ, निस्वार्थ से परमार्थ की तरफ गए। इसलिए जीवन के अंदर सुख मिलता है, आनंद मिलता है, मस्ती रहती है और सब तरह के संकटों से मुक्ति मिलती। इसलिए हम पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे, नेक बनेंगे और नेक बनाएंगे। हम सब मिलकर समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत, संस्कार युक्त भारत और विश्व के अंदर और एक रास्ता दिखाने वाला भारत, इस युग का उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। हम सब उस प्रतीक्षा को खत्म करने वाले बनेंगे और समाज के पास इस बात को लेकर जाएंगे, शिक्षक के रूप में, माता और पुरुष के रूप में या महिला पुरुष के रूप में। हम जहां जहां जिस जिस भी समाज में है, उसमें हम सब की एक जिम्मेवारी है। जिम्मेवारी को आप सब निभाने में सक्षम थे, सक्षम हैं और सक्षम होंगे। इस प्रकार से हम बनेंगे और भारत को बनाएंगे और विश्व को भी रास्ता दिखाएंगे और बचाएंगे। यह जिम्मेवारी कोरोना महामारी के बाद हम सबके कंधों पर आन पड़ी है। हम इसको निभाएंगे और इस प्रकार का एक संकल्प, नियमों का, आवश्यक सूचनाओं का पालन करेंगे और पालन करवाएंगे। हाहाकार नहीं मचाएंगे। हमारा धैर्य, कहते हैं सूचनाओं के पालन में जीत है और जिंदगी है, सूचनाओं की अवहेलना में मौत है और उदासी है। इसलिए हम disciplined life always got the victory and wisdom, undisciplined life always got the defeat। इसलिए एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के वाहक आप सब हैं। मैंने एक समय लेकर आपके सामने कुछ बातें कही, इस विश्वास के साथ कि आप सब एक नई भूमिका निभाने के लिए अपने आप को तैयार करें और कर रहे हैं और एक नई भूमिका में हम सब आगे आएंगे। इस विश्वास के साथ मैंने जो कुछ कहा, जो आपके लिए करनी है उसमें से सिलेक्ट करते जाइए और कुछ और उसका डिटेलिंग करते जाइए। पर मुझे और आपको ये सुख मिलना चाहिए कि हम प्रतिदिन एक संकल्प वाली, एक विश्वास वाली, एक देश धर्म वाली,
एक मुस्कुराहट वाली, सरलता वाली, सादगी वाली जिंदगी जीते हैं और जिंदगी में हमारे पास मुस्कुराहट है। मैं विश्वविद्यालयों के कार्यक्रम में था तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स और प्रोफेसर ने एक चिट भेजी और उसमें कहा, बिफोर स्टार्ट योर लेक्चर यू गिव द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। वो था कि एक अच्छा आदमी किसको कहते हैं। तो मैंने उसके अंदर से पहले उसी प्रश्न को पढ़ा ऑडियंस के सामने और उत्तर दिया, जो सदा मुस्कुराए और दूसरों को मुस्कुराहट दे वो अच्छा आदमी है। जो टेंशन में रहे और दूसरों को भी टेंशन दे तो बदतमीज आदमी कोई नहीं हो सकता। मैंने आपके अनेकों के चेहरे इस वीडियो स्क्रीन पर देखे। आप मुस्कुरा रहे हैं, टेंशन मुक्त हैं, जीवन के अंदर जीने की आशा रखते हैं, राम में रहेंगे प्रकार से बी हैप्पी, बी हेल्दी, बी अवेयर, गो अहेड। इसी भावनाओं के साथ आयोजकों को और संचालन करने वालों को बहुत 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 बधाई है और आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत 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 बधाई है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद सर। मैम आपका बहुत बहुत, मुझे लग रहा है मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपका थैंक्स कैसे करूं। 9 मई को जब हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी तो आपने स्वार्थ, निस्वार्थ और परमार्थ की बात करी थी। आपकी बातें इतनी छोटी छोटी होती है और इतनी गहरी बात होती है। वैसे ही जब आपने बड़े सहज ढंग से कहा कि अच्छा आदमी वो है जो मुस्कुराता है, और मुस्कुराता कौन है? जिसमें करुणा होगी, जिसका हृदय मैत्री से भरा होगा, जिसके मन में कटुता नहीं होगी, वो मुस्कुराएगा। जिसके माइंड में दुनिया भर की टेंशन है, टेंशन उसी को होती है जो थोड़ा गलत भी करता है कभी। तो कितने मतलब सिंपल वे से आपने इस डेफिनेशन को रखा है। और आपने जो दो इतनी प्यारी एक बात कही कि हमें ग्रेटफुलनेस वाले भाव में रहना चाहिए। जितने हमारे मार्टियर्स हैं उनको हमें सल्यूट करना चाहिए, जितने हमारे वॉरियर्स हैं उनको हमें सल्यूट करना चाहिए, जो उन्होंने हमारे लिए किया। अगर आज हम एक आजाद भारत में रह रहे हैं तो इसका कारण क्या है? कुछ लोगों ने तो सेक्रीफाइसेस अपने करे और उसका फल जो है वो हमें मिल रहा है। सो आपकी जो बातें होती है मैंने देखी। और जो एक बात मैं श्री इंद्रेश जी, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये मेरा भी संकल्प है जो आपने जेंडर डिफरेंसेस की बात करी है, जो लड़की और लड़के में भेदभाव किया जाता है कुछ परिवारों में, और दोनों के साथ हर तरह से भेदभाव किया जाता है। तो उसके लिए ये मेरी संस्था एसडी कॉलेज वुमेन वचनबद्ध है। हम थ्रू सेमिनार पेरेंट्स को जो है वो अवेयर करवाते हैं। और आज की डेट में काफी पेरेंट्स ऑलरेडी अवेयर है, लेकिन फिर भी कुछ गांवों में रहने वाले लोग ऐसे हैं जिनमें अभी भी ये फर्क जो है वो जेंडर डिफरेंसेस का फर्क अभी भी झलकता है। उनको समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आजकल के टाइम में दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ये जो बात, जैसे मैंने कहा कि पिछले कॉन्फ्रेंस में भी आप कोई ऐसी बातें कर जाते हो, अनमोल मोती जो है ऐसे आप छोड़ देते हो, जो इतने ब्रीफली एक एक शब्द में, जैसे मैंने कहा 3 शब्दों में, स्वार्थ, निस्वार्थ, परमार्थ, मार्टिर्स को सल्यूट करना और ऑलवेज बी इन स्माइलिंग, स्माइलिंग, हमेशा स्माइलिंग ही रहना है। और स्माइलिंग जो है जबरदस्ती थोपी नहीं जाती। अगर हम सच्चे मन से, सच्चे दिल से कोई काम करते हैं, ईमानदारी से, आपकी नीड टू ग्रीड एंड ग्रीड टू नीड, कितनी बड़ी बात है। मुझे लगता है इतने सिंपल ढंग से शायद ही कोई बात कर सकता है। जब हमारी नीड ग्रीड में बदल जाती है तो सारी बेईमानी की, करप्शन की, मैनिपुलेशन की जो है वो चीजें अपने आप आ जाती हैं। और जब ग्रीड से नीड की तरफ जाते हैं, जैसे अभी लॉकडाउन था तो हम बिल्कुल नीड बेस्ड था, लोग घरों में रहे, ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ दिक्कत आई हो। पेट्रोल जो थे स्टेशन बंद थे, कुछ भी नहीं चल रहा था, जो लग्जरीज उसको नहीं अवेल कर रहे थे, ठीक थे, खुश थे, बल्कि परिवार के साथ अपना समय जो है वो व्यतीत कर रहे थे। सो हमें भी, मुझे लगता है, अपने आप को चेक करते रहना चाहिए। जैसे ग्रीड, नीड, ग्रीड, आर वी इन ए ग्रेटफुलनेस मैनर, ग्रेटफुलनेस वाले भाव में हम है। तो आपकी छोटी छोटी बातें जो है वो, मुझे लगता है, मैं उम्मीद करती हूँ, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो लोग भी जुड़े हुए सुन रहे हैं आपकी इस बातों की तरफ जरूर ध्यान देंगे। क्योंकि जो फीडबैक मुझे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की मिली आपकी
जो जो आपने छोटे छोटे बातें जो कही, लोगों ने उसको अपनी जिंदगी में उतारना शुरू कर दिया। एक तो लॉकडाउन ने हमें अपने अंदर एनालिसिस करने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका दिया, और उस मौके की वजह से लोग इनवर्ड होके लोगों ने सोचा भी। तो बड़े राइट टाइम पे आपने इतनी सहजता से, सरलता से इतनी गहरी गहरी आपने बातें करी है। मैं अपनी संस्था की तरफ से, गवर्निंग बॉडी की तरफ से, स्टाफ और स्टूडेंट्स की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जो आपने हमें ये टाइम दिया है। मैं मानती हूँ कि इतने कीमती वक्त में किसी के लिए टाइम निकालना ये श्री इंद्रेश जी ही कर सकते हैं, नहीं तो आम लोग जो है वो अपने जो मटेरियलिज्म है उसी के इर्द गिर्द इतना घूम रहे होते हैं। और एकदम जो है आपने बड़ा हमें ना, मुझे ऑनर किया है कि एकदम ये कह के कि यस आप हमें 28 को एड्रेस करेंगे। श्री इंद्रेश जी, एक बात आपके नोटिस में लाना चाहूंगी। आज 3 बजे पोखरियाल जी का भी, जो HRD के मिनिस्टर हैं, उनका भी एड्रेस था, और उन्होंने 2 बातों की तरफ ध्यान दिलाया हमारा, क्योंकि वो एड्रेस था फॉर प्रिंसिपल्स, डायरेक्टर्स, प्रोफेसर्स इन द कॉलेजेस एंड प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटीज, उनके लिए था। तो ये जो कोविड-19 के बाद जो हमारी एजुकेशन का सारा सिनेरियो बदल रहा है, उसमें उन्होंने स्किल ओरिएंटेड और वैल्यू एजुकेशन पे बड़ा ज्यादा जोर दिया, क्योंकि स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन जो है उसी से हम अपने पैरों पे खड़े होते हैं। इट एम्पावर्स अस, इट मेक्स अस स्टैंड ऑन आवर ओन। और मुझे ये खुशी हो रही है ये बात आपको बताते हुए कि SD कॉलेज में हमने स्किल ओरिएंटेड कोर्सेज शुरू किए हुए हैं, क्योंकि पर्पस ये है कि जो भी लड़के यहाँ से एजुकेशन लेके जाए वो स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हो। और कुछ कोर्सेज का नाम लेना चाहूंगी: डेटा केयर मैनेजमेंट, इंटरनेट एप्लीकेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, फैशन डिजाइनिंग, कॉस्मेटोलॉजी, लेदर प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, ब्यूटी एंड बॉडी फिटनेस, वेब डिजाइनिंग, एंड उसके अलावा और भी छुटपुट मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस, ताकि बच्चा जो है जो टाइपिंग शॉर्ट हैंड करके अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, जिसका जैसा शौक हो। तो मेरे कॉलेज में बच्चे, एक तो जो रेगुलर डिग्री होती है उसके साथ एक ड्यूल डिग्री प्रोग्राम्स हैं ये, और जिस बच्चे का जिस किसी कोर्स में शौक होता है वो बच्चा वो कोर्स ऑप्ट कर लेता है 3 सालों के लिए। पहले साल के लिए उसको दिया जाता है सर्टिफिकेट कोर्स, उसकी स्पेशलाइजेशन, सेकेंड ईयर में डिप्लोमा इन दैट पर्टिकुलर कोर्स, और फाइनल ईयर में एडवांस्ड डिप्लोमा, ताकि बच्चा जब मार्केट में जाए, आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन के बाद जब बच्चा बाहर जाए तो उसके पास एक स्किल जो है, जो उसकी जो स्किल्ड हो, वो ऐसा ना हो कि उसको लगे कि मेरी एजुकेशन जो है वो रिडंडेंट है, मेरे को तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है। ऐसा निराशा का सामना किसी को ना करना पड़े। और अभी भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कुछ कोर्सेज की एप्लीकेशन मंगवाई है, बड़ी खुशी हो रही है मेरे को बताते हुए। उसमें भी 8 और कोर्स अप्लाई कर रहे हैं उनको, UGC ग्रांट कमीशन को, सो दैट कि बच्चे जो हैं ये स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन की तरफ जाए। साथ ही साथ वैल्यू ओरिएंटेड एजुकेशन से भी हम पीछे नहीं है, क्योंकि बिना वैल्यू के, जैसे आपने कहा, इंडिया में तो स्वार्थ, निस्वार्थ, परमार्थ है, और बाहर क्या हो रहा है, फॉरेन वाले, जो इंडिया के बाहर वाले जो कंट्रीज हैं वो स्वार्थ की तरफ आ रहे हैं। उनका मतलब सिर्फ अपने से बाहर नहीं। और आप जो है वो कुटुंब की बात कर रहे हैं, सब इकट्ठे पूरा फैमिली की बात कर रहे हैं। सो हमें अपने आप को स्टेप्स को देखना चाहिए, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको ग्रो करें। आज अगर इंडिया से बाहर के लोग भी अगर वो स्वार्थ वाले पे हैं तो उनको भी हमने कुछ चेक करना चाहिए कि यस, जब हम कॉन्शियस हो जाते हैं, जब हम अवेयर हो जाते हैं, तभी हम अपने आप को ठीक कर पाते हैं, वरना नहीं कर पाते। जब हमें फर्क ही ना पता हो स्वार्थ और निस्वार्थ और परमार्थ का क्या फर्क है, तो हम उस एक ही सीढ़ी पर रहेंगे, स्वार्थ वाली। जो मुझे लगता है कि जो बाहर वाले कंट्रीज हैं, जो बाहर से जो दिखता है, चमकती हुई दुनिया जो दिखती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने तक सीमित है, उनकी अपने नीड्स तक सीमित है, अपने कंफर्ट तक सीमित है, अपनी लग्जरीज तक सीमित है। हर चीज उनके फोकस्ड अपने ऊपर है। लेकिन आप जो है वो बात कर रहे हैं अपने से बाहर, व्हाट नेक्स्ट, नॉट मी बट यू, और आप उसका जीता जागता उदाहरण है। आपने बड़े अच्छे ढंग से आपने कहा कि जो इंडिया में जो कोरोना का असर इतना नहीं हुआ, इम्यूनिटी हमारी इतनी ज्यादा है, उसके पीछे कारण क्या है? जैसे मैंने आपसे एक बार फोन पर बात कर रही थी, मॉर्निंग का टाइम था, 10 साढ़े 10 की बात थी, और आपने मुझे बताया आप योग, प्राणायाम और भक्ति करने के बाद ही कोई काम शुरू करते हैं। और मुझे लगता है अगर हम सभी फिजिकल एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम और भक्ति में भी रहना कुछ टाइम,
राइट। अगर हम इन चीजों में रहते हैं और थोड़ा सोचते हैं कि हमारा दूसरों के प्रति क्या कर्तव्य है, और हम ग्रेटफुलनेस वाले अहोभाव में रहें कि मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता हूँ। जैसे इंडिया जो है, अब मैं दावे से कह सकती हूँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि इंडिया जो है पूरा सक्षम और दृढ़ नेशन होकर निकलने वाला है, क्योंकि इंडिया जो है वो स्वावलंबी है। और इंडिया जो है अपने जो उसने, एक तो इंडिया में स्किल और स्किल्ड जो है, स्किल इंडिया में बहुत ज्यादा है। एक ग्रेटफुलनेस वाला भाव जो है, दूसरों के लिए मैं क्या करूं, एक ट्रुथ, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना है। तो इन सब चीजों से, ये चीजें अगर हमें प्यारी हैं तो परमात्मा को भी प्यारी हैं। तो आज अगर कोरोना से हम थोड़ा सेफ है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री, जैसे आपने परसेंटेज बताई इंडिया में रिकवरी की कितनी है, बाहर वाले कंट्रीज में रिकवरी की परसेंटेज जो है वो कितनी है, कम है, क्योंकि वहाँ नॉन वेज ज्यादा है, यहाँ वेजिटेरियन ज्यादा है। वेजिटेरियन के बावजूद भी इंडियंस जो है, जैसे मास्क जो है, मास्क जैसी किट और किट जैसी चीज जो इतनी महंगी बेची गई और इंडिया में जो है बिल्कुल फ्री में दी गई। और एक बात और बताना चाहूंगी कि मेरे कॉलेज में एमएससी फैशन डिजाइनिंग है, मेरा जो डिपार्टमेंट है फैशन डिजाइनिंग का, वो बल्क में जो है वो मास्क तैयार कर रहा है, कॉटन बेस्ड मास्क तैयार कर रहा है, और ये हम डिस्ट्रीब्यूट जो है करे भी हैं और भी करने वाले हैं, और इसके लिए हमने कोई चार्जेस नहीं लेने, ये तो एक सेवा का काम है, हमारा डिपार्टमेंट उसके लिए ये कर रहा है। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, बिकॉज मैं आपकी व्यस्तता से पूरी तरह से जो अवेयर हूँ, तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। मैं सभी डेलीगेट्स की तरफ से, जितने लोग जुड़े हुए हैं, अपने कॉलेज प्रबंधन कमेटी की तरफ से, स्टाफ और स्टूडेंट्स की तरफ से तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और उम्मीद करती हूँ। और एक मेरी बेनती है, फ्यूचर में भी जब कभी हम आपको इसके लिए हमें अवसर प्रदान करेंगे और हमारी रिक्वेस्ट जो है वो मानेंगे, और आपकी जो वैल्यूज वाली बातें हैं, जो जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात है, जो डिफरेंसेस को रिमूव करने वाली बात है, मैं वचनबद्ध हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने इंस्टीट्यूशन में कर भी रही हूँ और इसको और भी बढ़ाऊंगी, ताकि एक भी परिवार ऐसा ना रह जाए जो इस चीज को ना समझता हो। और मुझे पूरी उम्मीद है जब कोई काम जो है पूरी निश्चितता से, कमिटमेंट से, डिवोशन से, डेडिकेशन से एंड आप जैसे लोगों की इंस्पिरेशन से जब कोई चीज शुरू होती है तो उसका अंत भी ठीक होता है। ये हो नहीं सकता कि उसका एंड जो है वो ठीक ना हो। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि आपके इस वक्तव्य के बाद हम कल हम आज से भी बेहतर इंसान बनेंगे, और आप जैसे लोग ही हैं जो मार्गदर्शक हैं, जो हमें रास्ता दिखाने वाले हैं। आपका जो सर का एड्रेस है, मैं नीचे से मैसेज पढ़ रही थी कि लोग मैसेज कर रहे थे कि यूट्यूब में डालना जाए। श्री इंद्रेश जी ने 9 मई को जब हमारा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन इन्होंने किया था, तो इनका जो एड्रेस है वो भी यूट्यूब पे डाला हुआ है, और ये वाला भी यूट्यूब पे डाला जाएगा, और कल ही डाल दिया जाएगा, शायद कुछ 1-2 घंटे के बाद ही डाल दिया जाएगा। और पिछले जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हमारी हुई थी, उसमें हमने एक जो बुक है वो हम निकाल रहे हैं जून के मंथ में, उसमें जो माननीय इंद्रेश जी का जो एड्रेस है वो भी है, और आज का जो सर का एड्रेस है वो भी हम उसमें डालेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका जो है वो लाभ ले सकें, फायदा ले सकें। और आपके इस एड्रेस का आई एम मोर देन श्योर definitely tomorrow we will be a better person. Kindly keep inspiring us, keep encouraging us, keep motivating us. और आपकी ये बात ही कहना, ये मैं इस डेट को इतने बजे आपको टाइम देता हूँ, हम तो इसी से ही इतने निहाल हो जाते हैं, इसी से ही खुश हो जाते हैं कि इतने व्यस्तता के बावजूद भी आप हमारी कितनी भावनाओं का ध्यान रखते हो, बहुत हमारी फीलिंग्स का ध्यान रखते हो। तो एक बार फिर मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच। और मैं जो लोग जुड़े हुए हैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ। श्री विजय सिंह नड्डा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी बड़े महानुभाव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कितने डेलीगेट्स भी हमारे साथ जुड़े हुए, स्कूल कॉलेजेस के टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़ के और श्री इंद्रेश जी की वाणी का सबने लाभ उठाया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद सही, थैंक यू सो वेरी मच।